नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगेज क्लेम के बारे में, जो सभी जेसीओज ओआर ऑफिसर सभी के लिए लागू है। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लगेज क्लेम में होने वाली गलतियां या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं वो सबको आप इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले लगेज क्लेम को भेजते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको कितने समय में रिकॉर्ड ऑफिस के पास में इसको भेजना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ टीआर, आपको कौन सा ट्रैवल रेगुलेशंस आपको लागू है, किस में आपको क्लेम करना चाहिए। उसके बाद इस समय इसके रेट क्या चल रहे हैं, आपको कितने रुपए पर किलोमीटर मिलता है, किसको कितना केजी अथराइजेशंस क्या है, कितने केजी जेसीओ एनसीओ कितने सिपाही को लागू है। उसके साथ साथ अगर आप व्हीकल्स मोटरसाइकिल या फिर कार का क्लेम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, क्या एक्शन करना है। उसके बाद आपको लगेज क्लेम, सबसे बड़ी बात है कहाँ से कहाँ तक का लागू है। प्लेस ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन या होम टाउन टू आपका न्यू प्लेस, किस तरीके से लगेज क्लेम आपको लागू होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ होने वाली गलतियां, अगर आप एक लगेज क्लेम रिकॉर्ड ऑफिस में भेज रहे हैं तो आप क्या क्या गलतियां करते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आर्मी हेडक्वार्टर की एक लेटर है जो कि सेना मुख्यालय ने 26 फरवरी 2024 को जारी किया था। इसको सभी कमांड हेडक्वार्टरों में भेजा जा चुका है। मैं इसे रेफरेंस के तौर पर यहाँ पर आप सभी को दिखा रहा हूँ ताकि लगेज क्लेम में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो जेसीओज ओआर का लगेज क्लेम सबमिशन करना है उसके बारे में। या पैरा 1 में बताया कि यह मतलब बार बार यह नोटिस किया गया कि जेसीओज ओआर जो क्लेम अपने भेजते हैं पीओआर में या रिकॉर्ड ऑफिस में, उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस पाए जाते हैं या उसमें गलतियां रह जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो रिकॉर्ड ऑफिस या सीजीडीए है उसको वापस कर देता है और उसके बाद वो लगेज क्लेम जो है आपका टाइम बार हो जाता है। तो इस तरीके से वो घूमता रहता है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए एक पॉलिसी जारी की है ताकि सभी लोगों का जो कन्फ्यूजन्स है वो ख़त्म हो जाए। इससे पहले पैरा 2 में बताया कि जो आपका इंटाइटलमेंट है वो क्या है। जो टीआर ट्रैवल रेगुलेशन 2024 है उसके अनुसार टीआर 70 आप ओल्ड ड्यूटी स्टेशन जो न्यू ड्यूटी स्टेशन में पी स्टेशन में लागू है। इसी तरीके से 72 के बारे में फ्री कन्वेंस व्हेन ज्वाइनिंग द फर्स्ट टाइम, मैरिज होने के बाद फ्रॉम होम टाउन टू ड्यूटी स्टेशन, यानी कि 72 में आपको फ्री वारंट्स मिलता है फैमिली के लिए, जो आपको घर से आपको ड्यूटी स्टेशन तक दिया जाता है। 73 और 74 इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। 73 है जो ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन या एसपीआर, सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहां पर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं तो आपको एसपीआर डिक्लेयर करना पड़ता है, जो जिसके आधार पर आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। तो आप एसपीआर डिक्लेयर करें और वहां का एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं। तो 73 का जो बताया ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन या एसपीआर के लिए, वैन फैमिली एकोमोडेशंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड और परमिटेड द न्यू ड्यूटी स्टेशन, अगर मना कर देता है न्यू ड्यूटी स्टेशन या वहाँ पर क्वार्टर नहीं है तो इस केस में आपको ये मिलता है। उसके बाद बात करते हैं इफ फैमिली एकोमोडेशंस बिकम अवेलेबल एट न्यू ड्यूटी स्टेशन, अगर वहाँ पर आपके न्यू ड्यूटी स्टेशन पर क्वार्टर हैं तो उसमें क्या होगा, सिमिलर रिटर्न कन्वेंस टू न्यू ड्यूटी स्टेशन विल बी एडमिसिबल्स। तो उस तरीके का जो न्यू ड्यूटी स्टेशन का कन्वेंस है वो आपको अप्लीकेबल होगा। रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी इसमें कुछ भी, तो वो भी यहाँ पर मैंसन की जाती हैं। जैसे यहाँ बताया कि रिस्ट्रिक्शन एज पर टीआर 85 जो है वो डज नॉट अप्लीकेबल इन दिस कंडीशन, उसमें जो है यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लिखे हैं वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होते हैं। टीआर 74 क्या है, फ्रॉम ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन या एसपीआर प्रोवाइडेड नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स वैन ऑर्डर टू वैकेट मैरिड अकोमोडेशंस, यानी कि अगर यूनिट आपको बोलती है कि क्वार्टर खाली कर दीजिए और आप अपने घर पर फैमिली को छोड़ दीजिए या एसपीआर पर छोड़ दीजिए, उस केस में आपको टीआर 74 दिया जाता है। इसके साथ साथ ऐसी काफ़ी और चीज़ें हैं जो आप जब क्वार्टर खाली करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ती है, उसको मैं एक छोटे से रूप में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये जो सर्टिफिकेट्स हैं मैं इसको बताऊँगा आपको कहाँ ज़रूरत है। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आपसे वैकेशन कराया जाता है टीआर 74 जो मैं अभी बताया, आप एसपीआर या फिर अपना जो आपका होम टाउन है आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं, दोनों में से कहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं और टीआर 74 में, तो ये सर्टिफिकेट आपको लेना अनिवार्य होता है। कहीं कहीं यूनिट पॉलिसी बना देती हैं कि आपको 1 साल तक ही क्वार्टर मिलेगा, उसके बाद खाली करना होता है, तो उस केस में आपको टीआर 74 लेना होता है। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं गवर्नमेंट मैरिड अकोमोडेशन अलाउटेड ऑर्डर टीआर 74, अगर टीआर 74 में आपको दिया जाता तो इस तरीके से ये आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की।
लगेज क्लेम के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्सों की ज़रूरत होती है, यहाँ पर टीआर मेंशन किए गए हैं। इन टीआर में आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जो परमानेंट ड्यूटी क्लेम बनता है उसका जो कंडीजेंट बिल बनता है IEFT 1715, इसमें आपको TR 70 में ज़रूरत है, 73 में भी ज़रूरत है और 74 में भी ज़रूरत है। उसके बाद ट्रक बिल एंड GST जो बिल रिसिप्ट आती है और उसके साथ साथ जो GST नंबर होना अनिवार्य है, तीनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रक परमिट। ट्रक परमिट भी होना अनिवार्य है। पोस्टिंग ऑर्डर आपका आना अनिवार्य है, लेकिन TR 74 अगर इन केस आप यूनिट वैकेट कराती है तो आपको ज़रूरत नहीं है। मूवमेंट ऑर्डर की अगर आपकी पोस्टिंग आई है तो मूवमेंट ऑर्डर तो कंपलसरी होगा, लेकिन TR 74 जब यूनिट ने ज़बरदस्ती क्वार्टर खाली करवाया है, पॉलिसी के हिसाब से खाली करवाया है, तो आपको TR 74 में मूवमेंट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद 6 नंबर पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मैरिड अकोमोडेशन अलाउटेड ऑर्डर परमिशन टू लिव आउटसाइड ऑफ द HRA। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन TR 74 में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैकेशंस ऑर्डर्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको जो मैंने सर्टिफिकेट दिखाया वो ज़रूरी है लेना। उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी, अगर अकोमोडेशंस न्यू ड्यूटी स्टेशन पर अवेलेबल नहीं है तो आपको ज़रूरत है, यहाँ पे भी ज़रूरत है, और यहाँ तीनों में आपको नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट्स की जो है वो लेना होता है। RC इंश्योरेंस जो है आपके, अगर आप इन केस अपना गाड़ी का क्लेम करते हैं तो उसमें आपको RC और इंश्योरेंस जो आपका व्हीकल है उसमें होना अनिवार्य है। उसके बाद सैंक्शन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो आपका CO या फिर OC जो है उसमें लिए आपको लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक होना अनिवार्य होता है, तो उसकी सैंक्शन यहाँ पर तीनों में अप्लीकेबल है। उसके साथ साथ अगर आपका कोई अफसर दूसरा है जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी जैसे CO हैं, लेकिन आपके कंपनी कमांडर साइन करते हैं, तो उस केस में स्पेसिमेन सिग्नेचर लगते हैं, या फिर सभी डॉक्यूमेंट आप CO से साइन कराएं। अगर CO से आप खाली सैंक्शन साइन कराते हैं तो आपको तीनों में यहाँ पर स्पेसिमेन सिग्नेचर्स लगाने अनिवार्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ किन डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या गलतियाँ रह जाती हैं उसके बारे में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने TR आपको अभी तक बताया उसी में आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले TR 70 फ्रॉम ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू न्यू ड्यूटी स्टेशंस, इसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में तैयार किया ताकि किसी को कोई डाउट्स पैदा ना हो। 72 फ्रॉम होम टाउन टू ड्यूटी टाउन, फर्स्ट टाइम जब आप लेके आते हैं तो 72 मिलता है। 73 अल्फा फ्रॉम ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन के लिए आपको मिलता है। 73 ब्रेव फ्रॉम होम टाउन टू न्यू ड्यूटी स्टेशन के लिए मिलता है। TR 70 फ्रॉम ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन्स के लिए मिलता है। और TR 200 जब आप पेंशन जाते हैं तो उस समय जब आप लगेज क्लेम करते हैं तो आप ये 6 मंथ एडवांस कर सकते हैं। जब आपकी पेंशन की डेट होती है तो उसके आप 6 महीने पहले ये आप क्लेम करके अपनी फैमिली को घर छोड़ सकते हैं। तो यही TR हैं, आप इसमें आसानी से अपने TR डालें, देख कर डालें। अब उसके बाद बात कर लेते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ TR के बारे में, ये TR आप ऊपर क्लियर हो चुके हैं इस चेकलिस्ट में। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंटों की और ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें पार्ट 1 ऑर्डर वैकेशन ऑब्लिक अलॉटमेंट। जब भी आपको क्वार्टर मिलता है या आपसे क्वार्टर खाली किया जाता है तो पार्ट 1 की कॉपी लें। उसके बाद वेदर सर्टिफिकेट इन विच द इंडिविजुअल हैज़ बीन इंटीमेटेड नो मैरिड अकोमोडेशंस अवेलेबल न्यू ड्यूटी स्टेशन, क्योंकि जब आपकी पोस्टिंग आ जाती है तो आपको नई यूनिट में एक सिग्नल भेजना होता है ताकि न्यू ड्यूटी स्टेशंस में आपको क्वार्टर मिल सके। तो उसके लिए आपको एक लेटर भेजना है और जिसमें बताया जाएगा वहाँ से कि यहाँ पर गवर्नमेंट मैरिड अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। फिजिकली रिपोर्ट करने के बाद ही आपको क्वार्टर मिलेगा। तो इस केस में आप अपनी फैमिली को जो है अपना होम टाउन या SPR में शिफ्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्लेम मिलता है, वो आप क्लेम ले सकते हैं। इसके बाद पैरा नंबर 4 में वेदर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नॉन इश्यू ऑफ लगेज वारंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नॉन इश्यू ऑफ लगेज वारंट, जब आपको पोस्टिंग आ जाती है, आप फैमिली मेंबर होते हैं, तो इसमें आपको परिवार को घर में छोड़ते हैं या SPR में छोड़ते हैं, तो उस केस में आपको पिछली यूनिट से नॉन इश्यू ऑफ लगेज वारंट की, आपने परिवार घर छोड़ने के लिए कोई वारंट नहीं लिया है, ये आपको पिछली यूनिट से लेना अनिवार्य होता है। इसके बाद 5 नंबर पर वेदर फोटोकॉपी ड्यूली काउंटर साइन बाय द OC ऑफ ट्रांसफ़र पार्ट 2 ऑर्डर मूवमेंट ऑर्डर शिफ्टिंग अप, मतलब इन केस क्या होता है कि इसमें सभी चीज़ों को क्लियर किया। अगर आप रिटायरमेंट जा रहे हैं तो उस केस में आपका डिस्चार्ज ऑर्डर जो आया है उसकी कॉपी होनी चाहिए। अगर आप पोस्टिंग आउट हो रहे हैं आपका, तो उस केस में आपको मूवमेंट ऑर्डर चाहिए। अगर आपका ट्रांसफ़र हो रखा है, यूनिट इधर से उधर जा रही है, तो उस केस में आपको पार्ट 2 ऑर्डर के जो आप करते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर साथ में लें।
इसके बाद 6 नंबर पे वेदर ओरिजिनल प्रिंट मनी रिसिप्ट। ये जो आप जब किसी से आप जब अपना सामान भेजते हैं ट्रक में, तो उनके पास से ओरिजिनल एक मनी रिसिप्ट की एक पर्ची होती है, वो आपको लेनी होती है। कंसाइनी नोट्स आपने वहाँ से लेने होते हैं। उसके बाद में उनका टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके बाद चालान लेना होता है। उसके साथ साथ उनके जो आपका ड्राइवर लाइसेंस है वो लेना होता है, ऑल इंडिया परमिट है वो लेना होता है, रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब भी आप सामान शिफ्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको दे देते हैं। तो सब कुछ ओरिजिनल होना अनिवार्य होता है या उस पर राउंड स्टैंप लगी होनी ज़रूरी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे, वेदर स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द अफसर काउंटर साइन हैज़ बीन फर्निश्ड एज द रूल। अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स सीओ या फिर ओसी से साइन कराते हैं तो स्पेसिमेन सिग्नेचर्स की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आप किसी और अफसर से साइन करवा रहे हैं तो वहाँ पर स्पेसिमेन सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर की, वेदर नेम ऑफ द POR इन विच IRLA कंसर्न बीइंग इंटीमेटेड टू द। जब भी आप क्लेम भेजते हैं तो उसमें ध्यान दें, जो आपकी जो पे स्लिप आती है उसमें जो POR है वो अच्छे तरीके से आप जब क्लेम भेजते हैं उसमें ही मेंशन किया होना चाहिए। उसके साथ साथ क्लेम के अंदर आपकी जो पे है, आज के टाइम पे पे बैंड और आपका जो बेसिक पे है वो मेंशन आपको अच्छे से करना चाहिए, यानी कि पे लेवल और आपकी जो बेसिक पे है वो बेसिक पे आपको दोनों को मेंशन करनी ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पर, वेदर सेपरेट सैंक्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन नंबर मोटरसाइकिल, स्कूटर डिफरेंट प्रूफ ऑफ द ओनर। हाँ, अगर इन केस आप अपने गाड़ी का या कार का, मोटरसाइकिल का, स्कूटी का भी क्लेम करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको प्रूफ देना होगा ओनरशिप का कि ये आपकी है। तो उसके लिए आपका इंश्योरेंस होना अनिवार्य है और व्हीकल की RC जो है, रजिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ आपके नाम पर होना चाहिए। आपके नाम पर ही RC इंश्योरेंस होंगे गाड़ी के, तब आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग से सैंक्शन लेनी होगी। जिस प्रकार हम यूनिट से जाते हैं तो वहाँ से हमें सैंक्शन लेनी होती है, तो सैंक्शन हम लेते हैं उस सैंक्शन के अंदर TR मेंशन किया जाता है। तो उसी के साथ साथ अलग से यहाँ पर स्कूटर और अपने जो मोटरसाइकिल है या फिर कार है उसकी सैंक्शन लेनी अनिवार्य होती है। एक बार आपको मैं और दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने बोला कंडीजेंट बिल, तो कंडीजेंट बिल बनाया जाता है अगर आप इन केस, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप रिकॉर्ड ऑफिस में क्लेम को दिए हुआ समय, यानी कि 60 डेज टाइम होता है, अगर आप 60 डेज में आप अपने क्लेम को रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं पहुंचाते हैं तो ये टाइम बार हो जाता है। इस केस में आपको एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लेने की ज़रूरत होती है। CO इसमें 6 महीने तक आपको सैंक्शन दे सकता है। इसके बाद आपको ब्रिगेड कमांडर से सैंक्शन लेनी होगी या फिर GOC से सैंक्शन लेनी होगी। अगर आपका क्लेम ज़्यादा ही लेट हो चुका है तो फिर इसके लिए GOC इन C की सैंक्शन लेनी अनिवार्य होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन हो चुका है, उसके बाद मूवमेंट ऑर्डर हो चुका है, नॉन इश्यू ऑफ लगेज वारंट यहाँ पर हो चुका है, वैकेशन सर्टिफिकेट्स आपको मिल ही जाता है, तो पोस्टिंग ऑर्डर हो गए, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स हो गया। यहाँ पर जो आपकी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट में जैसे अप्लाई किया वहाँ पर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, उनका रिप्लाई सिग्नल हो गया। यहाँ जो सिग्नल हमने भेजा यहाँ से जो अप्लाई किया क्वार्टर के लिए वो यहाँ पर लगा दिया, उस सिग्नल को मेंशन कर दिया गया है। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो वहाँ पर नहीं हो उसको लगाना होता है। क्वार्टर मिलने के बाद अलॉटमेंट लेटर लगाना होता है। उसके बाद आपको पे स्लिप की कॉपी लगानी होती है। जो ट्रैवल कर दिया वो टिकट्स भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगाने से भी चल जाता है। पोस्टिंग इन जो आपने किया है उसकी आपको पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी लगा दिया है। ओरिजिनल जो आपने कंसाइनी जो जहाँ से सामान भेजा है ट्रक वाले से लिया हुआ रिसिप्ट, ओरिजिनल कॉपी जो है आपका कैश मेमो की वो साथ में। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, नेशनल परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और RC, ये सब चीज़ें लगाने के बाद आपने क्लेम को भेजना होता है कंसर्न अपने रिकॉर्ड ऑफिस में। तो उसके बाद जब हम रिकॉर्ड ऑफिस में भेज देते हैं तब भी इसमें बहुत सारी गलतियां रह जाती हैं, जिसको यहाँ पर बताया गया है। जो आप देख सकते हैं 11 अप्रैल 2025 की चिट्ठी है कि क्या क्या गलतियां जो है हम क्लेम भेजते हैं तो उसमें रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका क्लेम हो रिजेक्ट कर देते हैं रिकॉर्ड ऑफिस या POR। जैसे इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन केस मूव ऑफ फैमिली फ्रॉम ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन SPR व्हेन अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल एट न्यू ड्यूटी स्टेशन, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम CO/OC न्यू यूनिट रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एज वेल एज
आउटलिविंग सैंक्शन टाइमली नोट बीन ग्रांट। आप देख सकते हो यहाँ पर जो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो लेना अनिवार्य बताया गया है, उसमें मेंशन करना होता है कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद टाइम बार सैंक्शन CFA पार्ट 1 के हिसाब से आपको लेनी अनिवार्य होती है। देन 60 डेज, यानी कि जब आप जिस दिन मूव कर लेते हैं उसके 60 डेज ज़्यादा होने के बाद अगर आप क्लेम भेजते हैं तो टाइम बार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लेनी अनिवार्य होती है 60 दिन के बाद में। आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर किया गया है, लेकिन फिर भी हम लगेज क्लेम को भेज देते हैं तो वो सैंक्शन नहीं हो पाता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लगाएं, नई यूनिट से CO से सैंक्शन ले सकते हैं। सैंक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी अकॉर्डेड बाई लेफ्टिनेंट कर्नल एंड अबो। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल का होना अनिवार्य होता है। अगर वहां नहीं है तो उनकी पावर जो हो डेलिब्रेट होनी अनिवार्य होती है। तो इस केस में लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर आपका कर्नल रैंक की सैंक्शन दे सकता है। उसके बाद में कॉपी ऑफ पोस्टिंग ऑर्डर, मूवमेंट ऑर्डर, ये आपको साथ में लगाने अनिवार्य होती हैं। अब लोकेशन ऑफ ओल्ड ड्यूटी स्टेशन, न्यू ड्यूटी स्टेशन टू बी मेंशन। जब आप क्लेम भेजते हैं तो उसमें जो है ये स्टेशंस को अच्छी तरीके से मेंशन करना होता है। मेंशन रीज़न फॉर शिफ्टिंग द, अगर आप घर पे फैमिली छोड़ते हैं तो वो रीज़न मेंशन करना होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये मोटे मोटे जो क्लेम्स में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो जो रूल है उसको अच्छे तरीके से मेंशन करना होता है। इन केस ऑफ द वैकेशन, अगर बाई फोर्स आपको 74 है तो उसकी जो पॉलिसी है, SOP है जो है, उसको साथ में आपको इंक्लोज करना होता है कि यही पॉलिसी है कि 1 साल हम रखते हैं उसके बाद खाली करते हैं, तो पॉलिसी साथ में लगानी होती है। इन केस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आर लॉस्ट ट्रांजिट, अगर कुछ हो जाता है, डॉक्यूमेंट वगैरह गुम हो जाते हैं तो उसमें एक्स पोस्ट फैक्टो ओरिजिनल्स जो हैं डॉक्यूमेंट हम भेज देते हैं, रिकॉर्ड को मिलते नहीं है, तो उस केस में आप एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लगा के दोबारा भेज सकते हैं। इस तरीके से ये एक मोटा मोटा मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या गलतियां करते हैं। अब बात कर लेते हैं रेट के बारे में। इस समय रेट क्या चल रहे हैं। रेट की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं 23 अप्रैल 2024 को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें जब आपका DA था जो 50% को क्रॉस करता है तो ये अलाउंस 25% इंक्रीज हो जाते हैं। तो 25% इंक्रीज होने के साथ साथ CA हॉस्टल सब्सिडी ये सब कुछ बढ़ चुका है। तो आपका HRA है जो उसमें बदलाव हो चुका है, हॉस्टल्स का है इसमें बदलाव हो चुका है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्सनल इफेक्ट बाई रोड से, अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो उसका 6 एंड अबो जो 50 रुपये था उसका बढ़कर 63 रुपीज़ हो चुका है। लेवल 5 का जो 25 किलोमीटर पर आपको ऑथराइज था वो अभी 31 रुपये हो चुका है। उसके बाद लेवल 4 एंड 5 यहाँ पर आपका नायक और सिपाही, 5 में आपके हवलदार और ये नायब सूबेदार एंड एबो, इसमें MACP भी इंक्लूड होता है। अगर आप MACP हैं तो आपको वही जो MACP आपको मिली है वो आपको लागू होता है। तो इस प्रकार एक हवलदार को अभी 31 रुपीज़ और बाकी सबको हवलदार से अबो 63 रुपीज़, वही नायक और सिपाही को 19 रुपये आपको लागू हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हम लगेज क्लेम भेजते हैं तो मिलता कैसे है, कहाँ से कहाँ तक का हमें लगेज क्लेम मिलता है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक रिप्लाई दिया गया है POR के द्वारा, जिसमें बोला गया है कि इट इज़ इंटीमेटेड दैट एनी लगेज क्लेम नीड टू बी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू न्यू ड्यूटी स्टेशन, यानी कि आपको जो ओल्ड आपका न्यू ड्यूटी स्टेशन है उससे आपको न्यू ड्यूटी स्टेशन का ही आप लगेज क्लेम ले सकते हैं। वैन न्यू ड्यूटी स्टेशन इज पीस स्टेशन, अगर आपका जो न्यू ड्यूटी स्टेशन है ये पीस स्टेशन है एज पर रूल 85 TR का 2014 का, यानी कि आपको ओल्ड ड्यूटी स्टेशन से न्यू ड्यूटी स्टेशन ही मिलेगा अगर आपका न्यू ड्यूटी स्टेशन जो है वो एक पीस स्टेशन है। इसके बाद में इन द केस इट हैज़ बीन सीन दैट इंडिविजुअल वाज पोस्टेड विच इज पीस स्टेशन, यहाँ पर बताया कि जो बंदा है वो पीस स्टेशन में पोस्टिंग गया। द डिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू HT होम टाउन इज 1637 किलोमीटर, यानी कि यहाँ इस केस में क्या हुआ है कि ओल्ड ड्यूटी स्टेशन से उन्होंने अपने यहाँ पर होम टाउन में उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट किया है जो कि 1637 किलोमीटर का है। यानी कि जो इनका ओल्ड ड्यूटी स्टेशन से घर का डिस्टेंस है वो 1637 किलोमीटर है। वेयर एज जबकि ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू न्यू ड्यूटी स्टेशन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 242 किलोमीटर्स है। यहाँ पर इन्होंने जो क्लेम किया है वो 1637 किलोमीटर है, जबकि ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू न्यू ड्यूटी स्टेशन 242 किलोमीटर है। हैंस इट इज़ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम ओल्ड ड्यूटी टू न्यू ड्यूटी स्टेशन, यानी कि यहाँ पर बताया कि आपको जो लागू है वो आपको यही लागू है कि ओल्ड ड्यूटी स्टेशन है न्यू ड्यूटी स्टेशन। तो उस केस में आपकी जो अमाउंट दी गई है वो आपको सही दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के द्वारा
कि आप कोई भी एक क्लेम ले सकते हैं। जैसे ये कि जो आपका ओल्ड ड्यूटी स्टेशन है, यहाँ से आपको क्लेम लागू है आपके न्यू ड्यूटी स्टेशंस तक का। लेकिन आप इस केस में ऐसे केस हो जाते हैं कि जब पोस्टिंग आती है तो वहाँ पर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी फैमिली को होम टाउन या फिर एसपीआर में भी आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहले आपको जो ऑथराइजेशंस है वो आपका ओल्ड ड्यूटी टू न्यू ड्यूटी स्टेशंस है। आपको यही क्लेम आपको जितना डिस्टेंस है इसी के अनुसार आपको पास किया जाता है। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप इस केस में आप ये क्लेम भी कर सकते हैं, ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन या एसपीआर में अपना जो फैमिली छोड़ा है यहाँ क्लेम कर सकते हैं। या फिर डिस्टेंस आपका जो कम है, न्यू ड्यूटी स्टेशन जो आपका होम टाउन है, इसको भी आप क्लेम कर सकते हो कि आपने क्योंकि ओल्ड ड्यूटी स्टेशन से घर पे फैमिली छोड़ दिया, अब जब क्वार्टर मिला तो आपने घर से फैमिली को नए स्टेशन में लेके आए, तो आप इसको भी क्लेम कर सकते हो। ये तीनों में से आपको कोई भी एक क्लेम आपको दिया जाएगा। जो आपका जो पास करना है वो रिकॉर्ड ऑफिस जो भी आपका कम होगा उसी को यहाँ पर पास करता है क्लेम को। तो इसलिए ध्यान रहे कि जो भी कम डिस्टेंस है उसी को रिकॉर्ड ऑफिस पास करता है, या फिर आप डायरेक्ट अपना क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लगानी होती हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं आई होप वो सब क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप ऐसी ही और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकें और इसका वो फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ अगर आपका कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।